वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास आपका 11th का एग्जाम हुआ था जो मिड टर्म का इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए खासकर ये वीडियो है। तो उनका आंसर की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो ऑफिशियली आंसर की आया है उसको हम डिस्कस करेंगे। मिड टर्म का आपका अभी एग्जाम हुआ है तो उसके एक बार आंसर चेक कर लीजिए। और आंसर की करना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पेपर का पैटर्न आप सभी को पता था, 80 नंबर का आएगा, 3 घंटे होंगे। मैंने जो पैटर्न बताया था उसी पैटर्न पे आया है। 5 सेक्शन है यहाँ पे टोटल, ए, बी, सी, डी और ई करके, जिसमें 1 से 12 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, 13 से 18 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, 19 से लेकर 23 तक आपके 4 नंबर के क्वेश्चन थे, 24, 25 और 26 आपका पैसेज कार्टून आधारित क्वेश्चन थे, 27 से 30 तक आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन थे। तो ये आप सभी को पता होगा। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में भी पैटर्न है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आगे आते हैं हम यहाँ पे सेक्शन ए पे, जो कि 12 नंबर का है। 1 से 12 तक क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इसमें पूछा गया था भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया। काफी ज्यादा बच्चों ने ब्रिटिश संसद भी मैंने देखा है लगाए हुए, ये नहीं है। संविधान सभा जिसका निर्माण ही किया गया था कि संविधान को बनाए, तो संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान को बनाया गया। आगे आएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कानून के शासन का विचार किससे लिया गया। तो आप सभी को पता होगा, हमारा जब संविधान बन रहा था तो हमने दूसरे देशों के संविधान से भी बहुत सारे सिद्धांतों को लिया अपने संविधान में। तो सभी कानून के शासन का विचार हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो वो है ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के चुनाव आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में क्या होता है। वो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। हर एक राज्य में इसकी नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे, जो कि है आपका कालानुक्रमिक, जो है आपको इसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है आपको व्यवस्थित करना है इसको। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हो गया, 42वां संशोधन हो गया, 44वां हो गया और दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन। तो सबसे पहला तो आपका ये होगा, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। दूसरा आपका ये होगा। तीसरे की बात करें हम तो वो होगा दिल्ली में जो है एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। एंड फोर्थ आपका जो है ये हो जाएगा पहला वाला। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां दिया हुआ है एंड सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। मिलान में देखिए, भारत में मतदान की आयु तो वो 18 वर्ष है। इजराइल की विधायिका को नेसेट कहा जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पे देखेंगे सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार, ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। आंसर की के अंदर इसका आंसर गलत बताया गया था, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ऑप्शन सी आंसर की के अंदर ये बताया गया था, जो आपको ऑफिशियली आंसर किया था। जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, तीसरे का सी और चौथे का डी। अब तीसरे का जो सी कर देंगे, यानी हम तो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार, वो तो आ जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंदर। तो इसलिए इसका राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। कुछ इस तरह से राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे की तरफ आते हैं। आगे है आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। तो अभिकथन हम पढ़ते क्या दिया गया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है। तो ये सही हो जाएगा। कारण देखें, किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे निर्वाचन क्षेत्र में 30 सीटें जो है दे दी जाती है। तो ये भी सही है और एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए निकल कर आएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 7वां। राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर पूछा गया है, तो वो 5 साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 8वें क्वेश्चन की तरफ आए, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के लिए जो है रोक सकता है। तो वो है 14 दिन। जो है 14 दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को भारत के अध्यक्ष के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं। 10वां है, किस वर्ष चुनाव में वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपको पता है आंसर की में जो है 1972 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आंसर की के अंदर ये ऑप्शन बी बताया हुआ है, लेकिन 1989 के अंदर जो है ये हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आंसर की जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑफिशियली आंसर की आया उसके अकॉर्डिंग 1972 है, बट ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका 1989 होगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11वां क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है। तो वो सरकार का प्रमुख होता है, जो कि हमने इस प्रणाली को अपनाया हुआ है। 12वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। तो वो है 5 साल के लिए। तो ये 12वां 1 से 12 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर थे। आगे हम आते हैं सेक्शन बी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
एंड ये 12 नंबर के हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 13वां, संविधान देश के लिए क्या करता है? कोई 2 उचित तर्क दीजिए। संविधान देश के लिए करता क्या है या संविधान के कार्य क्या है? एक ही क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर उनके उसके कार्य लिख सकते थे आप या क्या करता है वो भी लिख सकते हैं। तो जैसे क्या है, सरकार और लोगों के बीच क्या है, संबंध जो है संविधान द्वारा तय होता है। अगर हम देखें सरकार के अगर हमें सरकार से काम करवाना होता है तो हमारे संविधान में ही लिखा रहता है। तो लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाए, लोगों के साथ संबंध कैसा होगा सरकार का, वो संविधान के द्वारा ही तय होता है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज की परिस्थितियों को बनाने में सक्षम बनाना, ये इनके उद्देश्य, कार्य, आप ये सारी चीजें कह सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ आते हैं। यहाँ पे पूछा गया था स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार किस प्रकार प्रतिबंधों के अधीन है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार, ये हमारे क्या है, प्रतिबंध है इनके ऊपर कुछ। अब अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब नहीं है कि आप किसी को भी बुरा भला बोल दें। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या है, प्रतिबंध है। वैसे ही स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको कहीं भी जाने आने, मतलब स्वतंत्र है आप, ठीक है। लेकिन इसका ही मतलब नहीं है कि आप जो है किसी के घर भी घुस जाए, ठीक है। मतलब आप समझिए, इसके ऊपर जो है पूर्ण अधिकार नहीं है ये, इसके ऊपर प्रतिबंध कुछ ना कुछ लगे हुए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और कुछ परिस्थितियों में इसे तर्कसंगत औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे प्रतिबंधों के क्या कारण होते हैं? देश में सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता शामिल और नैतिकता। ये चीजें इसके अंदर शामिल है। अगर देश को खतरा होगा, ठीक है, देश को टूटने का डर होगा, इन सारी चीजों में जो है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 15वें क्वेश्चन की तरफ आएँगे। 15वां क्वेश्चन है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। इसको मैंने आपको मॉर्निंग शिफ्ट में भी करवाया था। ये आपको इसके 2 सकारात्मक प्रभाव पूछे गए, तो ये बहुत कराना बहुत सरल होता है, अत्यंत सरल है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास जो है स्पष्ट विकल्प भी प्रस्तुत किया जाता है, तो उनको किसको वोट डालना है उनको चुन सकते हो खुद से, उनके पास क्या रहता है, विकल्प रहता है। हमारे संविधान बनाने वाले निर्माताओं ने महसूस किया कि संसदीय प्रणाली में स्थिर सरकार देने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व आधारित चुनाव जो है उपयुक्त नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने कौन-सी अपनाई? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। भारत जैसे विशाल उपमहाद्वीप देश के लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, इस वजह से। और भी पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 पॉइंट पूछे गए थे। हमने यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग से रिलेटेड, कि परिसीमन आयोग की क्या भूमिका रहती है। देखिए, परिसीमन आयोग होता क्या है? जैसे चुनाव होता है, चुनाव आयोग उसके सहयोग से ये काम करता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उसकी जनसंख्या की एक संरचना देखता है। जहाँ पे जैसे इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे जनसंख्या को देखेगा, संरचना को देखेगा कैसी है। इसकी नियुक्ति पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने उसके उद्देश्य से की जाती है। आयोग का मुख्य कार्य जो है विभिन्न जो है विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना होता है। तो यह है परिसीमन आयोग के बारे में। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग की गई किन्हीं 2 शक्तियों के बारे में लिखना है। तो मंत्रियों को अपने पद से हटा सकता है, दूसरे मंत्रियों को बैठा सकता है, ठीक है। तो, उनको जो है मंत्रालय का आवंटन करता है, नहीं मंत्रालय क्या है, बंटवारा करता है वो। विभिन्न मंत्रालयों का सामान्य पर्यवेक्षण करता है और सभी मंत्री उसके नेतृत्व में काम करते हैं। मंत्री को नियुक्त करने, विभागों को वितरित करने, बर्खास्त करने की शक्ति है। जब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो पूरा का पूरा मंत्रालय इस्तीफा दे देता है। तो ये है इनके कार्य, एक तरह से आप लिख सकते हैं इनके। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है। जनहित याचिका के बारे में पूछा गया या सामाजिक व्यवहार याचिका, जिसको सोशल एक्शन लिटिगेशन कहते हैं, क्या है? तो न्यायपालिका ने सार्वजनिक, सामाजिक सक्रिय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और वकीलों को जरूरतमंदों और वंचितों की ओर से याचिका दायर करने की अनुमति दी है। कोई भी मामला जहां व्यापक रूप से जनता का हित प्रभावित होता है, प्रभावित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित याचिका जो है दायर करने का निवारण किया जा सकता है। मतलब किसी और के ऊपर ये जो है अत्याचार हुआ, एक तरह से कोई भी मान लीजिए कोई भी केस हुआ, किसी और व्यक्ति के ऊपर हुआ, लेकिन वो समाज उसके ऊपर आके कर रहा है काम, या कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर आके रिपोर्ट लिखा रहा है, तो वो उसके पास अधिकार है एंड वो कर सकता है। न्यायालय निबंध मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लेता है जिससे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनके बदले दूसरे जो है लोगों ने दाखिल किया हो। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ये आपके सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे एंड ये 18 तक क्वेश्चन थे, 13 से लेकर जो कि आपके हैं। ये आपके 12 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहता है, सेक्शन रहता है। तो आगे आते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन आपका है, वो है सेक्शन सी। यहाँ से स्टार्ट है एंड क्वेश्चन नंबर 19वां पूछा गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है,
किस संवैधानिक अधिकार को उन्हें संविधान का हृदय और आत्मा मानते थे, बताना है। तो ये आपका लास्ट जो अधिकार है, ये आपका 32वां आर्टिकल संविधान का देखेंगे, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। एंड इसको अधिकार को इन्होंने क्या बोला है, संवैधानिक जो है संविधान का हृदय और आत्मा, ठीक है। आपका अधिकार है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो लास्ट अधिकार है, वो कोई अधिकार ना होकर क्या है, जो आपके पहले जो 5 अधिकार है, उन सब की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए इन्होंने कहा है संविधान का हृदय और आत्मा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि कोई भी आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो क्या है, आप सीधे जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है अगर आपके कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन हुआ है या उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की पुष्टि करता है। ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि आम नागरिक अपने किसी भी मौलिक अधिकार से क्या है, वंचित ना रहे। तो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसे कहा है संविधान का हृदय और आत्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां है। यद्यपि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। संक्षेप में आपको समझाना है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्य का प्रमुख होता है, यानी सबसे पहला व्यक्ति होता है किसी भी राज्य का। ये राज्य का मतलब देश ही होता है पॉलिटिकल साइंस। तो किसी भी देश का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन उसका जो सारा का सारा शक्ति रहता है ना, वो किसमें रहता है? प्रधानमंत्री में नहीं। क्यों? जो भी उसको फैसले लेने पड़ते हैं, वो उसको प्रधानमंत्री से एक तरह से इनडायरेक्टली उसको सलाह लेनी पड़ती है, फिर जाकर जो है उस कार्य को करता है। तो ये आपको बताना है इसके अंदर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। वास्तव में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद है, उसके माध्यम से करता है। मंत्रिपरिषद जो सलाह देते हैं, जो कहते हैं वही करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के पास निर्णय लेने और सरकार की नीतियों की रूपरेखा तैयार करने की वास्तविक शक्ति होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ-साथ मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें बर्खास्त या जो हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वे संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आम नागरिकों द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचित विधायकों और सांसदों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना होता है। तो ये है। और मंत्रिपरिषद की सलाह का जो है, उनका जो है उनको पालन करना होता है, तो मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इनडायरेक्टली आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो उसी के कहने पे सारा काम राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ आएँगे। भारत में न्यायपालिका की आवश्यकता के कोई 2 कारण। न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? तो कानून की रक्षा हो सके, कानून की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, विधायिका व कार्यपालिका में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए भी। और भी बहुत सारे आप इसके अंदर पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये हो गया। इसके अंदर अथवा दिया हुआ था। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? ये पूछा गया था। न्यायिक सक्रियता होता क्या है? तो ये नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। अदालतों और अधिक लोगों को अनुकूल बनाता है। अदालतें अपने निर्णय के सामाजिक जनहित पर विचार करने और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए लागू कानून के से जो है वो परे जा सकती है और उन्हें ऐसा भी करना चाहिए। मुख्य साधन जिसके माध्यम से भारत में न्यायिक सक्रियता फली-फूली है, वह है जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका जिसको बोलते हैं। सोशल एक्शन लिटिगेशन जिसको इधर बोला गया है एसएल में। इस अवधारणा में 1979 के आसपास बदलाव आया। 1979 में न्यायालय ने एक प्रवृत्ति स्थापित की जब उसने ऐसे मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया जहां मामला पीड़ित व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि उनकी ओर से अन्य लोगों द्वारा दायर किया गया था। यह है जनहित याचिका। 1979 में आया था ये। एंड ये जो है करीब आप देखेंगे तो इसको 10 साल बाद जो है ये अप्लाई होना चालू हो गया था। तो इस समय गया था, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना जो है इसके करीब 10 साल बाद करना चालू कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा न्यायिक सक्रियता। 22वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संविधान राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत है कैसे? तो संविधान जो बना हमारा उसके अंदर देखेंगे तो राष्ट्रवादी आंदोलन, कई सारे आंदोलन हुए इसके अंदर। भारत जैसे यहाँ पे जैसे आएगा, भारत जैसे सबसे सफल संविधान लोकप्रिय राष्ट्रवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। भारत का संविधान राष्ट्र आंदोलन की विरासत माना जा सकता है। ये राष्ट्रवादी आंदोलन एक लंबे इतिहास पर आधारित है जिसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लेकर चलने की उल्लेखनीय क्षमता थी। मौलिक प्रतिबद्धताएं, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता का वादा, राष्ट्रवादी आंदोलन जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन दौरान किए गए। संविधान में स्व अधिकार, समानता, भेदभाव का उन्मूलन और स्वतंत्रता सेनानियों और आम जनता की आकांक्षाओं को समाहित किया गया। इसके अंदर आप आंदोलन लिख सकते थे। मेन जो है किन-किन जो है लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने आंदोलन की तरह देखा संविधान को बनाने में।
इसी के अंदर अथवा में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सरकार की शक्ति को कैसे सीमित करता है? संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा कैसे तय करता है? संविधान जो है सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा कैसे तय करता है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताइए कि संविधान सरकार की शक्ति को कैसे सीमित करता है? तो संविधान ने क्या है, सभी जो भी सरकार है, पार्टी है, उसको शक्तियाँ दी हुई है एंड संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की सीमा तय करता है। ये सीमाएँ मौलिक है, सरकार कभी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, तो सरकार क्या है, उनको भी नहीं हटा सकती है। तो ये हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है और सरकार जो है इससे छेड़छाड़ भी नहीं कर सकती है। संविधान कई तरह से सरकार की शक्ति को सीमित करता है, सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे आम तरीका कुछ मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करना है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है। नागरिकों के रूप में हम सभी के पास ये अधिकार है कि किसी भी सरकार को इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार के प्रत्येक अंग का जो है क्षेत्राधिकार यहाँ पे बताया हुआ कि आपका क्या कार्य है, आपका क्या कार्य है। तो यानी सभी का क्षेत्राधिकार तय किया गया है। जाँच एवं संतुलन की पर्याप्त जो है व्यवस्था दी गई है, जाँच और संतुलन की और संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया का सीमांकन किया करने में मदद करती है। तो ये सभी को शक्तियाँ दी गई है अलग-अलग, आपका अलग काम है, अलग काम है और साथ ही साथ जो है सरकार जो है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता यानी इसको सीमित किया हुआ है। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की क्या प्रक्रिया अपनाता है? तो भारत में क्या है चुनाव अच्छे से हो सके बिना कोई धांधली से हो सके उसके लिए हमारा जो है चुनाव आयोग कार्य करता है। चुनाव आयोग क्या प्रक्रिया अपनाता है? तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपनाया जाए। चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू करने और बनाए रखने से है। यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले क्या करते हैं कि अ, घोषणा करते हैं कि चुनाव होने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है व्यक्ति कौन-कौन अपना नाम देना चाहता है वो नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद कौन वापिस लेना चाहता है नाम। फिर चुनाव की डेट क्या है? फिर चुनाव किस जगह है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं ये। ये राजनीतिक दलों को नियंत्रित करता है और सुनिश्चित करता है कि मतदान का कोई जो है गलत साधन ना अपनाया जाए। उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का विस्तृत विवरण देना होगा। चुनाव में धन बल और के दुरुपयोग को नियंत्रित करना, चुनाव का समय निर्धारित करना, चुनाव में धन बल के दुरुपयोग को नि ये एक ही बार आ गया, दूसरी बार। जाति धर्म का इस्तेमाल से रोकने के लिए सरकार को कुछ गाइडलाइंस का पालन करने के आदेश दे सकती है। चुनाव को रद्द भी कर सकती है अगर ब मान लेते हैं चुनाव में रिजल्ट भी आ जाता है, उसके बाद भी ये रद्द कर सकती है। पुनर्मतदान मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकते हैं या चुनाव स्थगित भी कर सकता है या यदि सुरक्षा कारणों आवश्यक हो तो। तो ये सारी चीज़ें इनके पास रहती है, शक्ति आप एक तरह से कह सकते हैं, इनके पास ये शक्ति है। चुनाव रद्द कर सकती है, चुनाव की जो गिनती हुई है उसे दोबारा से भी गिनवा सकती है, ठीक है? चुनाव की जो डेट थी उनको स्थगित करवा सकती है, दूसरे डेट पे भी करवा सकती है यदि सुरक्षा कारण हो। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन्स हो गए आपके सभी 4-4 नंबर वाले थे एंड यहाँ से आपका जो है गद्यांश वाले क्वेश्चन आ जाते हैं 12 नंबर के। 4 होंगे 3 होंगे इसके अंदर 4-4 नंबर के क्वेश्चन एंड यहाँ पे ये 12 नंबर का बन जाएगा। तो ये गद्यांश है आपका, हम डायरेक्ट क्वेश्चन्स की तरफ आएँगे। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन था, पुराने संविधान ने खुद को किस तरह सीमित कर दिया था? तो सरकार को निर्णय लेने की शक्ति आवंटित करना, बाँटना यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत संविधान जो है कब लागू किया गया था पूछा गया है, तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। बन कब गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने लागू इस समय किया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। एंड आगे की तरफ आएँगे, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? ये ना तो बहुत लचीला है और ना ही कठोर है। यानी इसमें संशोधन करना होता है, हमें तो कोई भी बदलाव करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं, बाकी सारे पॉइंट ये अलग है, ये गलत है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो चित्र से रिलेटेड पूछा गया था। जैसे इस चित्र में आप देख रहे होंगे, मैंने बुक से उठाया ये ताकि आप बहुत अच्छे से देख पाओ इस चित्र को, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था। ऊपर दिए गए चित्र में किसी एक नेता को पहचाना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है? एंड ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएँगे और भी आप लिख विपक्ष का छोटा आकार क्या दर्शाता है? यहाँ पे विपक्ष को दर्शाया गया है इसके छोटे आकार को। यानी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी जीत हुई, इसलिए इसको छोटा दिखाया गया है। तीसरे क्वेश्चन को देखें, स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए चुनाव की कौन-सी प्रणाली अपनाई? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसमें क्या है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, वही वाली है ये। तो ये क्वेश्चंस हो जाएँगे। इसके नीचे जो है ये दिया हुआ है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। जैसे पूछा गया है इज़राइल की विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? तो नेसेट।
भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कौन करता है? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जिसका काम है भारत के अंदर चुनाव करवाना। सर्वाधिक वोट से जीतती प्रणाली है क्या? तो इसके अंदर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 26वां क्वेश्चन भी आपका इसी चित्र वाले पे चित्र का अध्ययन करना और उसका सही विकल्प चुनना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, ऊपर दिए गए चित्र में क्या दिखाया गया है? विपक्षी दल को संसद से बाहर जो है करने का आदेश। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है वॉकआउट नहीं, आउट किए गए हो, यानी संसद से क्या है, बाहर निकाला जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन को देखें, संसद का कौन सा सदन सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा। संसद के दो सदन होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा जो इनडायरेक्ट चुना जाता है, लोकसभा डायरेक्ट चुना जाता है, यानी लोगों के द्वारा चुना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कार्यपालिका पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा और क्यों? तो वॉकआउट करना, यानी बाहर निकलना। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर ही जो आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे किस राज्य में एक एक द्विसदनीय विधायिका, तो दो सदनीय विधायिका हमारे कई राज्य में है, जिसमें बिहार है। कोई एक का बताना है, बिहार बता दो, यूपी बता दो, महाराष्ट्र बता दो, कर्नाटक बता दो। ठीक है, हमारे टोटल जो है 6 है, करीब 6 या 7 है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को किस अवधि के लिए चुना जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है और क्यों? तो राज्यसभा, क्योंकि इसमें कुछ सदस्य हर 2 साल बाद जो है रिटायर होते हैं, तो ये स्थायी सदन है। आगे हम आते हैं अब सेक्शन ए की तरफ, जिसके अंदर 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है। बाकी ये आपका सेक्शन हो गया है, जो 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आपसे, यानी 12 नंबर का ये सेक्शन था। 6-6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 27, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? हमारे संविधान में प्रतिस्थापित किन्हीं 3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आपको बताना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है? तो संविधान में शामिल दिशा निर्देश है, लेकिन उन्हें कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं बनाया गया है। यह दिशा निर्देश गैर न्यायसंगत है। वे लक्ष्य जो उद्देश्य जिन्हें एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, कुछ अधिकार जिनका व्यक्ति और मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, कुछ नीतियां जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए, लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर को ऊपर उठाना। इनके लिए क्या है, आप ऐसे सरकार द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनसे क्या है, इनमें सुधार हो। ठीक है? लेकिन ये हमारा संविधान नहीं कहता, ना हम इसके ऊपर जो है हम जबरदस्ती कहेंगे कि आपको करना ही करना। ये इसके अंदर आ जाएगा। अथवे के अंदर आएँगे तो मौलिक अधिकार है क्या? भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में पूछा गया है। तो नागरिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिक के रूप में शांति और सद्भाव से अपना जीवन जी सके। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक है। यहाँ पे इन्होंने 5 का बताया हुआ है। एंड छठा जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो वास्तव में कोई अधिकार ना होकर सबकी रक्षा करने के लिए बनाए गए। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे सारे जो है समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये आपके लिखे हुए हैं, आपको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 28 था, भारत में निर्वाचन प्रणाली में सुधार। अब भारत में चुनाव होता है तो उसमें क्या-क्या सुधार हो सकते हैं, आपको बताना है। तो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली से बदलकर इन्होंने कहा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बदलना चाहिए। ठीक है, सुधार में 1 पॉइंट आपका ये आ गया। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक विशेष प्रावधान होना चाहिए कि कम से कम 1 तिहाई महिलाएँ जो है संसद के लिए चुनी हो। तो महिलाओं का इसमें योगदान होना चाहिए, 1 तिहाई जो महिलाएँ हैं वो संसद में चुनी जाए। चुनाव राजनीति में धन की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रावधान होने चाहिए। यानी चुनाव में आप देखेंगे तो पैसा किस तरह से पानी की तरह बहाया जाता है, तो उसको भी नियंत्रित करना। कोई भी आपराधिक मामले वाले जो उम्मीदवार हैं, उसको चुनाव में लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। और रियलिटी में क्या है कि ये होता ही रहता है। मतलब आपके ऊपर केस भी चल रहा है तो आप चुनाव में लड़ रहे हैं, तो इनको जो है चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहिए। अथवे में अगर देखें, अथवे में पूछा गया है क्वेश्चन, भारत में आम चुनाव को कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका रहती है? तो चुनाव आयोग के आपको कार्य बताने, एक तरह से क्या-क्या कार्य करते हैं आम चुनावों में। तो चुनाव की सबसे पहले जो अधिसूचना जारी करते हैं, यानी सूचना जारी करते हैं, मैंने आपको बताया कि चुनाव होने वाले, यहाँ पे आपका पूरा कार्य यहाँ पे बताया हुआ है। चुनाव कार्यक्रम में चुनाव की अधिसूचना जारी करना, फिर नामांकन चुनाव की घोषणा, जो करना चाहते हैं, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि, परिणामों की घोषणा, ये इनके आप 5 पॉइंट इसी में लिख सकते हो। ये पूरा हो जाएगा इसी में इसका आंसर। तो ये है, बाकी आप ये भी लिख सकते हो, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की भी शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो इनकी कई तरह की शक्तियाँ होती हैं, जिसमें विधायी शक्ति आ जाता है इनके पास, जिसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, संसद के दोनों सदनों से पारित कोई भी विधेयक है
तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो है विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियाँ हासिल करने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित करने की शक्ति, यानी 12 सदस्य को वो क्या है राष्ट्रपति के अंदर शामिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास विधेयक को संसद में वापस भेजने की शक्ति है जब तक कि वह धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन विधेयक ना, ठीक है? यहाँ पे वीटो वाला भी आप लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नियुक्तियों की शक्तियाँ अगर देखें तो राष्ट्रपति के पास भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की शक्ति और जिम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। न्यायिक फैसले भी लिख सकते हैं, जो जैसे आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति ने आपको माफ़ कर दिया, अगर आपको कोई सज़ा मिली है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो आपको पूरी तरह माफ़ कर सकता है, आपकी सज़ा कम कर सकते, तो ये भी उनकी शक्तियाँ आप लिख सकते हैं। तो ये इसके राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हो जाएगा। आगे की तरफ आएँगे तो इसके अंदर 8वें में कार्यपालिका के बारे में पूछा गया कि कौन-कौन से प्रकार हैं। तो एक अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, एक अर्ध अध्यक्षात्मक होती है, एक जो है 3 प्रकार की होती है ना, एक अध्यक्षात्मक प्रणाली, एक अर्ध अध्यक्षात्मक और एक संसदीय प्रणाली। तो 3 तरह की प्रणाली होती है, आपने पढ़ा होगा तीनों के बारे में। मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये आपको पढ़ सकते हैं यहाँ पे संसदीय है और एक अर्ध अध्यक्षात्मक है, एक अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो ये तीनों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? तो हमारे संविधान में ही कहा गया है कि न्यायपालिका के लिए जो भी स्वतंत्रता है उसके बारे में बताया गया कि न्यायपालिका को क्या-क्या अधिकार है, क्या-क्या क्षेत्राधिकार है। तो न्यायपालिका वित्तीय रूप से कार्यपालिका या विधायिका पर निर्भर नहीं है। संविधान में प्रावधान है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विधायिका की मजदूरी के अधीन नहीं है। न्यायाधीशों के कार्य और निर्णय व्यक्तिगत आलोचनाओं से प्रतिरक्षित है। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर तब तक चर्चा नहीं कर सकती जब तक किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई ना चल रही हो। यह न्यायपालिका को आलोचना के डर के बिना निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। तो ये इनके पास शक्तियाँ हैं जिनसे वो अच्छे तरीके से काम कर पाती है। इसी के अंदर 8वें में पूछा गया था, भारत में न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है? व्याख्या करना। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय देखिए संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया कि न्याय के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका है? तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारे रिट भी जारी करते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। वो चीज़ें भी लिख सकते हैं, रिटों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, विशेष अधिकार क्या-क्या है इनके पास, ये भी लिखा हुआ है। ये आपका हो जाएगा, जो है भारत में न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका रहती है। तो ये आपका पूरा पेपर रहता है इवनिंग शिफ्ट का, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये ऑफिशियली आंसर की था एंड हाँ, एमसीक्यू के अंदर 1-2 गलत थे तो वो मैंने आपको सही बता दिया। बाकी ये पूरा आंसर की है आपका इवनिंग शिफ्ट का जो है डाला नहीं गया था, इसलिए सोचा गया कि इवनिंग शिफ्ट का भी डाल देते हैं। बाकी ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा। उस पे आपको क्लिक करके बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आप तक वो नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगी। बाकी यही था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में एंड लाइक करें वीडियो को। चलिए, यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।